Good morning, students. I am Priyanka Sharma from RA Public Senior Secondary School. Students, we are studying chapter Surface Chemistry, and today's topic is application of adsorption. Means adsorption के क्या क्या uses हो सकते हैं. So first is in gas mask. Activated charcoal is generally used in gas masks to adsorb poisonous and toxic gases from air. देखिए ये एक्टिवेटेड चारकोल क्या होता है. जब चारकोल एक तो सॉलिड फॉर्म में होता है, जब उसको हीट कर दिया जाता है तो वो एक्टिवेटेड चारकोल में यूज़ किया जाता है. और देखिए जो एक्टिवेटेड चारकोल होता है उसकी एड्जॉर्प्शन जो कैपेसिटी है वो सॉलिड चारकोल से ज़्यादा होती है. ठीक है, क्योंकि एक्टिवेटेड चारकोल का सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो जाता है, और जिसका सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो जाता है उसकी एड्जॉर्प्शन की पावर भी इंक्रीज़ हो जाती है. अब ये एक्टिवेटेड चारकोल क्या करता है, एयर में से जो पॉइजनस और टॉक्सिक गैसेज है उनको एड्जॉर्ब कर लेता है. मोस्टली इनका यूज़ माइनर्स जो माइंस में जाते हैं उनमें किया जाता है, क्योंकि वहाँ पर पॉइजनस गैसेज होती हैं जस्ट लाइक कार्बन मोनोऑक्साइड एंड मेथेन. ठीक है, अब मोस्टली से कोयल की जो माइंस होती हैं उनमें होती हैं ये. तो ये इसके जो मास्क होता है ये क्या करता है, ये प्योरीफाई करता है. मींस जो एयर हमारे अंदर जो ब्रीथिंग के लिए हम एयर जो अंदर इनहेल करते हैं उसको प्योरीफाई कर देता है, जिससे जो हार्मफुल गैसेस हैं वो मास्क में के चारकोल पर ही एड्जॉर्ब हो गई हैं, और जो प्योर एयर है वो इनहेल हो गई है. ठीक है, तो फर्स्ट यूज इज़ व्हाट इन गैस मास्क. Second, in dyeing of cloth. Mordants such as alums are used in dyeing of clothes. डाइंग कपड़ों को डाई करने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है. दे एड्जॉर्ब द डाई पार्टिकल्स विच अदरवाइज डू नॉट स्टिक टू द क्लॉथ. ये पार्टिकल क्या करेंगे, ये डाई पार्टिकल्स को एड्जॉर्ब कर लेते हैं जिससे कि वो उसमें चिपके ना, उसमें स्टिक ना हो जाए पार्टिकल्स. जब डाई करते हैं तो हम देखते हैं कि उस फैब्रिक पर इक्वल कलर रहता है. ठीक है, ऐसा नहीं होता कहीं ज़्यादा है या कहीं कम है. तो ये क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए हमने एलम यूज़ किया. एलम जानते हैं ना, फिटकरी. इसका फार्मूला होता है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस तो 24H2O. ठीक है, इसको डाइंग करते समय यूज़ करते हैं. ये पार्टिकल्स को क्या कर लेता है, एड्जॉर्ब कर लेता है. थर्ड, इन डीह्यूमिडाइजर्स, जैसे कि मैंने आपको बताया था सिलिका जेल कॉमनली यूज टू एड्जॉर्ब ह्यूमिडिटी और मॉइस्चर फ्रॉम एयर. एयर के अंदर जो भी मॉइस्चर होगी उसको एड्जॉर्ब कर लेती है. दिस इज़ नेसेसरी फॉर स्टोरेज ऑफ डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट्स. बिल्कुल जो डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो मॉइस्चर से डैमेज हो जाते हैं, तो उसको सेफ रखने के लिए एड्जॉर्प्शन के लिए क्या करते हैं, सिलिका जेल का यूज़ किया जाता है. फोर्थ पॉइंट इज़ रिमूवल ऑफ कलरिंग मैटर. मैनी सब्सटेंस जस्ट लाइक शुगर, जूस या वेजिटेबल ऑयल्स, इनमें इम्प्योरिटी होती है और इम्प्योरिटी की वजह से वो कलर्ड शो होते हैं. ठीक है, तो उनको डीकलराइज करने के लिए उनके कांटेक्ट में एड्जॉर्बर्स या एड्जॉर्बेंट्स जैसे कि एक्टिवेटेड चारकोल या फिर फुलर अर्थ, ये उनके कांटेक्ट में रख देते हैं. ठीक है, मेनली इसका यूज़ शुगर बनाने वाली जो फैक्ट्रीज़ होती हैं, जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं उसमें किया जाता है. ठीक है, तो इसमें क्या करते हैं, जो कलर्ड शुगर का जो सॉल्यूशन होता है उसको या तो एनिमल चारकोल या फिर एक्टिवेटेड चारकोल से उसको ट्रीट किया जाता है. तो ये चारकोल क्या करेगा, उस जो कलर है उसको एड्जॉर्ब कर लेगा, और शुगर या जूस या वेजिटेबल ऑयल कैसे हो जाएंगे, प्योर हो जाएंगे. फिफ्थ, हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस. द फिनोमेनन ऑफ एड्जॉर्प्शन इज यूजफुल इन द हेट्रोजीनियस कैटालाइसिस. अब जो कैटालाइज यूज़ करते हैं उनका वर्क भी क्या होता है, एड्जॉर्प्शन का. जस्ट लाइक आयरन, निकल, प्लेटिनम, पैलेडियम, आप रिएक्शन में देखते हैं मोस्टली हम इन्हीं कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं. इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस सच एज कॉन्टैक्ट प्रोसेस, हैबर प्रोसेस एंड हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल. जब हम अमोनिया बनाते हैं हैबर प्रोसेस से या फिर ऑयल्स का हाइड्रोजनेशन करते हैं तो हम क्या करते हैं, आयरन निकल कैटलिस्ट का यूज़ करते हैं. ठीक है, और ये किस बेस पे वर्क करते हैं, एड्जॉर्प्शन. ये रिएक्टेंट के साथ जाके एड्जॉर्ब हो जाते हैं और ये प्रोसेस होता है. सिक्स पॉइंट इज इन आयन एक्सचेंज रेजिन्स. द ऑर्गेनिक पॉलीमर्स जस्ट लाइक जिसमें ग्रुप होते हैं COH, SO3H एंड NH2 possesses the property of selective adsorption of ion from solution. ये सॉल्यूशन में से जो सेलेक्टिव आयन्स होते हैं उनको एड्जॉर्ब कर लेते हैं. जैसे इनका यूज़ किया जाता है
वाटर को सॉफ्ट करने में। जैसे जो हार्ड वाटर होता है उसके अंदर जो आयंस होंगे, सेलेक्टिव आयंस होंगे, उनको ये क्या करते हैं, एब्जॉर्ब कर लेते हैं। ठीक है, तो वाटर कैसा हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। ठीक है, तो एक क्वेश्चन इनमें से क्या है, क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कोई भी पॉइंट का एक क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि डाइंग ऑफ क्लॉथ में क्या मॉडर्न यूज़ किया जाता है, या गैस मास्क में चारकोल का यूज़ क्यों किया जाता है, या फिर पॉलीमर्स जिनमें COH ग्रुप या SO3H ग्रुप होता है उसका यूज़ वाटर को सॉफ्टनिंग करने में किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, या फिर क्वेश्चन क्या बनता है कि वाटर की हार्डनेस को किस तरीके से दूर किया जा सकता है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसके लिए क्या आंसर होगा, और वो ऑर्गेनिक पॉलीमर्स जिनमें COH, SO3H या NH2 हो। ठीक है, उनसे क्या कराते हैं, सिलेक्टिव एड्जॉर्प्शन कराया जाता है इनका, जिससे वाटर की जो हार्ड जो मटेरियल्स होते, वो हार्ड जो उनके अंदर पार्टिकल्स होते हैं वो एड्जॉर्ब हो जाते हैं और वाटर कैसा हो जाता है, सॉफ्ट हो जाता है। Our next topic is catalyst, a substance which changes the speed of a reaction without being consumed। ये हम 10th में भी पढ़ चुके हैं स्टूडेंट। कैटलिस्ट वो सब्सटेंस जो किसी भी रिएक्शन की स्पीड को चेंज कर देता है विदाउट बीइंग कंज्यूम, मतलब खुद बिल्कुल चेंज नहीं होगा, कंज्यूम नहीं होगा। जैसा हमने रिएक्शन में लिया है, हमें आफ्टर रिएक्शन वैसे ही कैटलिस्ट मिल जाता है। जैसे कि आप फर्स्ट रिएक्शन में देख रहे हैं, पोटेशियम क्लोरेट, इसको जब डिकम्पोजिशन किया गया पोटेशियम क्लोराइड एंड ऑक्सीजन में, तो ये जो रिएक्शन कंप्लीट हो रही है 600 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर पर हो रही है। अब सेकेंड रिएक्शन में हमने कैटलिस्ट मैग्नीज डाइऑक्साइड यूज किया है, तो ये जो रिएक्शन है 338 डिग्री सेंटीग्रेड पे कंप्लीट हो रही है। तो आप देख सकते हैं कि विदाउट कैटलिस्ट यूज करने पर कितना ज्यादा टेम्परेचर यूज हो रहा है, एंड जब हमने कैटलिस्ट यूज किया है तो टेम्परेचर बिल्कुल हाफ हो गया है। तो इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट स्पीड भी तेज हो जाती है, और जो हम टेम्परेचर लेते हैं वो भी मतलब कम टेम्परेचर पर रिएक्शन हो रही है। तो मतलब ये है कि रिएक्शन कैसी हो रही है, फास्ट हो रही है, स्पीड जो है वो इंक्रीज हो गई है। तो द फिनोमिनन ऑफ इंक्रीज इन द रेट ऑफ रिएक्शन बाय द यूज ऑफ कैटलिस्ट कॉल्ड कैटालाइसिस। तो वो फिनोमिनन जिससे कि किसी भी रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज किया जा सकता है कैटलिस्ट का यूज करके, तो इट इज कॉल्ड कैटालाइसिस। Now types of catalyst, first is positive catalyst, substance which increase the rate of chemical reaction। हमें नेम से भी पता चल रहा है पॉजिटिव है तो मीन्स क्या करेगा, इंक्रीज ही करेगा। तो वो सब्सटेंस जो किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज कर देता है, इट इज कॉल्ड पॉजिटिव कैटलिस्ट। जैसे कि फर्स्ट एग्जांपल में आप देख रहे हैं, हमने H2O2 लिया है, तो इसका जब डिकम्पोजिशन किया गया तो 76 किलो जूल पर मोल एक्टिवेशन एनर्जी की नीड हुई है। लेकिन यदि हम उसको ये कैटलिस्ट प्लैटिनम की प्रेजेंस में कराते हैं तो इसमें 57 किलो जूल पर मोल एनर्जी यूज हुई है। मीन्स कैटलिस्ट की वजह से जो एनर्जी है वो कम यूज हो रही है। तो मतलब रिएक्शन कैसी हो रही है, इंक्रीज की स्पीड इंक्रीज हो रही है, जो कम एनर्जी पर ही कंप्लीट हो गई है। इसको ग्राफ प्लॉट समझ सकते हैं। हमने जब रिएक्शन प्रोग्रेस और एनर्जी के बीच में ग्राफ प्लॉट किया है तो आप देख सकते हैं कि जो जब अनकैटलाइज्ड हमने रिएक्शन कराई थी तो रिएक्टेंट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट होने के लिए इतनी हाई एनर्जी की नीड थी, लेकिन जब हमने वो कैटलाइज्ड रिएक्शन कराई है तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में कन्वर्ट कम एनर्जी पर ही कंप्लीट हो गया है। तो देख सकते हैं आप कितना ज्यादा गैप है दोनों के एनर्जी लेवल पे। तो हम इसे क्या कह सकते हैं कि जो पॉजिटिव कैटलिस्ट है वो किसी भी रिएक्शन की स्पीड को इंक्रीज कर देता है। सेकेंड इज नेगेटिव कैटलिस्ट, सब्सटेंस विच डिक्रीज द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन। वो सब्सटेंस जो किसी भी केमिकल रिएक्शन की स्पीड को डिक्रीज कर देते हैं, इट इज कॉल्ड नेगेटिव कैटलिस्ट। फॉर एग्जाम्पल डिकम्पोजिशन H2O2 रिटार्टेड इन प्रेजेंस ऑफ ग्लीसरॉल। अगर हमने H2O2 का डिकम्पोजिशन उसके ग्लीसरॉल की प्रेजेंस में कराते हैं तो इसका जो डिकम्पोजिशन है वो रिटार्टेड हो जाता है, बहुत बिल्कुल डिक्रीज हो जाती है स्पीड ऑफ रिएक्शन। टेट्राइथाइलेट जब हम पेट्रोल में ऐड कर देते हैं तो क्या कर देता है, पेट्रोल की नॉकिंग को रिड्यूस कर देता है। तो यहाँ जो टेट्राइथाइलेट है वो क्या कर रहा है, एज अ नेगेटिव कैटलिस्ट का वर्क कर रहा है, उसकी स्पीड को, रिएक्शन को कम कर दिया है। ठीक है, तो जो पॉजिटिव है वो स्पीड ऑफ रिएक्शन को इंक्रीज करेगा, एंड जो नेगेटिव कैटलिस्ट है वो रिएक्शन की स्पीड को डिक्रीज कर देता है। Third point is autocatalyst. When a product form in the chemical reaction itself act as a catalyst.
फॉर द सेम रिएक्शन, जब किसी केमिकल रिएक्शन में बना हुआ जो प्रोडक्ट है वही अगर कैटलिस्ट का फंक्शन करने लग जाए तो इट इज कॉल्ड ऑटो कैटलिस्ट। ठीक है, जैसे एग्जांपल में आप देख सकते हैं इथाइल एसीटेट को जब वाटर के साथ रिएक्शन कराते हैं तो ये जो एसिटिक एसिड बना है यही इस रिएक्शन के लिए किसका वर्क करेगा, कैटलिस्ट का फंक्शन करेगा। तो कैटलिस्ट जब प्रोडक्ट खुद ही एज अ कैटलिस्ट वर्क कर रहा है तो इट इज कॉल्ड ऑटो कैटलिस्ट। Okay, now next topic is classification of catalyst. So first is homogeneous catalyst. देखो homo means होता है same, तो when the catalyst in the same phase, जब हमने catalyst जो लिया है वो अगर reactant catalyst और product same phase में है तो it is called homogeneous catalyst। ठीक है, जैसे आप एग्जाम्पल में देख सकते हैं कि जो SO2 है ये गैस फॉर्म में है और ऑक्सीजन है ये भी एक गैस फॉर्म में है, और जो हमने नाइट्रोजन ऑक्साइड जो हमने ये लिया है कैटलिस्ट लिया है वो भी गैस फॉर्म में है, और जो प्रोडक्ट SO3 बना है ये भी गैस फॉर्म में है। सो इट इज कॉल्ड होमोजीनियस कैटलिस्ट। व्हेन जब कैटलिस्ट रिएक्टेंट और कैटलिस्ट प्रोडक्ट सेम फेज में होंगे, मींस गैस सॉलिड या लिक्विड, तो इट इज कॉल्ड होमोजीनियस कैटलिस्ट। अब ये देखिए मैकेनिज्म ऑफ होमोजीनियस कैटलिस्ट कैसे होती कैसे है ये रिएक्शन। तो अकॉर्डिंग टू दिस थ्योरी द कैटलिस्ट कंबाइन विद वन ऑफ द रिएक्टेंट। सबसे पहले जो कैटलिस्ट है वो एक रिएक्टेंट के साथ में कंबाइन हो जाएगा टू फॉर्म एन इंटरमीडिएट, और क्या बना लेगा, एक इंटरमीडिएट बना लेगा। सबसे पहले कैटलिस्ट रिएक्टेंट के साथ में ऐड होगा और एक क्या बना लेगा, इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट कंपाउंड बीइंग अनस्टेबल, जो इंटरमीडिएट कंपाउंड है वो कैसा होता है, अनस्टेबल है, जो कि किससे कंबाइन हो जाएगा, दूसरे रिएक्टेंट अदर रिएक्टेंट के साथ में कंबाइन हो जाएगा और क्या बना लेगा, प्रोडक्ट बना लेगा। जैसे कि आप देख सकते हैं एग्जांपल में ये दो रिएक्टेंट हैं, ये जब विदाउट कैटलिस्ट होती है तो ये स्लो प्रोसेस में होती है। अब हमने जब कैटलिस्ट ले लिया है तो कैटलिस्ट ने पहले एक रिएक्टेंट के साथ में रिएक्शन करके क्या बना लिया है, इंटरमीडिएट। अब ये जो इंटरमीडिएट है इसने दूसरे रिएक्टेंट के साथ में रिएक्शन करी है और क्या बना है, इसमें जो प्रोडक्ट बन गया है। अब रिएक्टेंट अलग, सॉरी कैटलिस्ट जो है इससे सेपरेट हो गया है। ठीक है, तो देखिए इस मैकेनिज्म में सबसे पहले क्या होता है कि एक जो कैटलिस्ट होता है वो एक रिएक्टेंट से रिएक्शन करता है और एक इंटरमीडिएट स्ट्रक्चर बना लेता है। जो इंटरमीडिएट होता है वो कैसा होता है, अनस्टेबल होता है, जो कि दूसरे रिएक्टेंट के साथ में रिएक्शन कर लेता है और क्या देता है, प्रोडक्ट देता है, और इसमें जो कैटलिस्ट है वो सेपरेट हो जाता है। देखिए एग्जाम्पल से समझते हैं, हमने SO2 लिया है और O2 के साथ में रिएक्शन करा रहे हैं, तो हमने जो कैटलिस्ट लिया है वो नाइट्रोजन ऑक्साइड लिया है। तो देखिए फर्स्ट स्टेप में क्या होगा, अभी मैंने आपको बताया था कैटलिस्ट फर्स्ट रिएक्टेंट के साथ में रिएक्शन कर लेगा। तो इसने किसके साथ में रिएक्शन कर ली है, ऑक्सीजन के साथ, और क्या बना है, NO2 बना लिया है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। अब ये क्या है, इंटरमीडिएट है, जो कि कैसा है, अनस्टेबल है। अब ये जो रिएक्शन है बहुत फास्टली हो रही है और इसमें जो NO2 है जो इंटरमीडिएट बना है उसने दूसरे रिएक्टेंट, जो हमने दूसरा रिएक्टेंट लिया है SO2, उसके साथ में रिएक्शन करी है और क्या बनाया है, SO3। और ये NO जो हमने रिएक्टेंट लिया था, देखिए ऐसा कैसा हमें बिना कंज्यूम हुए वापस से मिल गया है। तो इसे कहा जाता है होमोजीनियस कैटलिस्ट का मैकेनिज्म। ठीक है, इसके बाद में नेक्स्ट पॉइंट आता है आपका हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। व्हेन द कैटलिस्ट इज इन डिफरेंट फेज। अब हमने जो कैटलिस्ट लिया है वो रिएक्टेंट प्रोडक्ट से कैसा होगा, डिफरेंट होगा, इट इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। तो देखिए जैसे HNO3 का जब ओस्टवॉल्ड मेथड से HNO3 का मैन्युफैक्चरिंग किया जाता है तो इसमें जो अमोनिया लिया है ये गैस फॉर्म में है, ऑक्सीजन भी गैस फॉर्म में है, और जो हमने यहाँ पे जो कैटलिस्ट लिया है ये सॉलिड फॉर्म में है, प्लेटिनम। ठीक है, और जो देखिए प्रोडक्ट जो बना है वो NO जो बना है गैस है और वाटर लिक्विड है। तो सभी इसमें कैसे हैं, डिफरेंट फेज में है। सो इट इज कॉल्ड हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट। और या फिर देखिए हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल्स, वेजिटेबल ऑयल प्लस कि जब हाइड्रोजन के साथ में हाइड्रोजनेशन किया जाता है तो हमेशा निकल जो कैटलिस्ट है वो यूज किया जाता है, जो क्या बनाता है, वेजिटेबल फैट। अभी हम देखिए जो निकल है वो सॉलिड है जबकि वेजिटेबल ऑयल लिक्विड एंड हाइड्रोजन गैस फॉर्म में है। और ये जो हाइड्रोजनेशन ऑफ ऑयल है ये बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार इसकी रिएक्शन भी पूछ लेते हैं या फिर पूछा जाता है कि इसमें कौन सा कैटलिस्ट यूज किया जाता है। नेक्स्ट देखिए मैकेनिज्म ऑफ हेट्रोजीनियस कैटालिटिक। सो ये देखिए फर्स्ट स्टेप में सबसे पहले क्या होगा, डिफ्यूजन ऑफ द रिएक्टेंट द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट। जो हमने सॉलिड जो हमने वो कैटलिस्ट लिया है, जो हमने निकल लिया था, उस पर गैस उसकी सरफेस पर आकर एड्सॉर्ब हो गई है। ठीक है, सेकेंड फॉर्म में एड्सॉर्प्शन ऑफ द मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्शन एट एक्टिव साइट। अब जो मॉलिक्यूल का एड्सॉर्प्शन हुआ है वो
एक्टिव साइट पर आकर रिएक्ट कर लेता है। मीन्स अब जो कैटलिस्ट है वो किससे रिएक्शन करने लग जाएगा, रिएक्टेंट से रिएक्शन करने लग जाएगा। सबसे पहले क्या हुआ है, गैस का जो रिएक्टेंट था उसको सॉलिड की सरफेस पे एड्सॉर्प्शन हुआ है, डिफ्यूजन हुआ है। सेकेंड स्टेप पे उसने उसको एड्सॉर्ब कर लिया है, ठीक है। थर्ड में करेंस ऑफ द केमिकल रिएक्शन ऑन द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट, अब कैटलिस्ट के सरफेस पर रिएक्शन होना स्टार्ट हो गई है। फोर्थ, डिजॉर्प्शन ऑफ प्रोडक्ट फ्रॉम द सरफेस, अब जो रिएक्शन से जो प्रोडक्ट बना था वो डिजॉर्प्शन हो गया। डिजॉर्प्शन मतलब अब वो सरफेस से दूर जाने लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट में लास्ट में डिफ्यूजन ऑफ प्रोडक्ट्स अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट, अब जो प्रोडक्ट्स बने हैं वो कैटलिस्ट के सरफेस से कैसे होने लगे, डिफ्यूज होने लग गए हैं, और कैटलिस्ट हमको वापस से इसी तरीके से जैसा हमने लिया था वापस मिल जाता है बिना कंज्यूम हुए। तो देखिए एक बार दोबारा से समझिए इसको। सबसे पहले जो रिएक्टेंट है वो सॉलिड जो कैटलिस्ट लिया उसके सरफेस पर डिफ्यूज होता है। सेकेंड स्टेप में उसका सरफेस पर की जो एक्टिव साइट है उसमें एड्सॉर्प्शन होगा। थर्ड में केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी और प्रोडक्ट बनना स्टार्ट हो जाएगा, मतलब इंटरमीडिएट तरह की स्ट्रक्चर बनेगी। फोर्थ में डिजॉर्प्शन होगा प्रोडक्ट का, मतलब अब सरफेस पे प्रोडक्ट नहीं आएगा, सरफेस से दूर जाने लगेगा। लास्ट स्टेप में डिफ्यूजन ऑफ प्रोडक्ट्स अवे फ्रॉम सरफेस ऑफ कैटलिस्ट, ठीक है। अब क्या होगा, कैटलिस्ट की जो सरफेस है उसके प्रोडक्ट का डिफ्यूजन दूर होने लग जाएगा। अब प्रोडक्ट सरफेस की जो कैटलिस्ट है उससे अलग हो जाएगा और कैटलिस्ट हमको बिना कंज्यूम हुए वैसे ही मिल जाएगा, ठीक है। तो ये जो टॉपिक था होमोजीनियस हेट्रोजीनियस कैटलिस्ट, ये काफ़ी थोड़ा इजी टॉपिक है और इसको आप अच्छे से लर्न भी कर सकते हैं क्योंकि हमने पहले भी ये अच्छे से पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो आज ये टॉपिक है कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे एंजाइम कैटलिस्ट और उसका मैकेनिज्म, ठीक है स्टूडेंट। ओके, थैंक यू सो much.